Hello friends, good morning my dear viewers, my dear friends. So लास्ट टॉपिक्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंट्रोडक्शन ऑफ आईबीसी. व्हाट डू यू मीन बाय आईबीसी? हम लोगों ने टू पार्ट्स में पढ़ा था, पार्ट वन और पार्ट टू. बोथ वीडियोस आर अवेलेबल ऑन माय यूट्यूब चैनल. प्लीज गो एंड वॉच देम. ओके. सो आज हम लोग पढ़ेंगे वॉलंटरी लिक्विडेशन. व्हाट डू यू मीन बाय वॉलंटरी लिक्विडेशन? हम लोग वॉलंटरी लिक्विडेशन को पांच पार्ट्स में पढ़ेंगे. आई थिंक फोर और फाइव पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे. तो आज हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट, पार्ट वन. इसमें कि हम लोग वॉलंटरी लिक्विडेशन क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय वॉलंटरी लिक्विडेशन, कैसे किया जाता है वॉलंटरी लिक्विडेशन, प्रोसीजर्स इन्वॉल्व फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन और कई सारे नॉर्म्स. ओके. सो आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू गाइज वन थिंग कि प्लीज डू सब्सक्राइब माई व्हाट्सएप माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर योर कमेंट्स, पोस्ट कि व्हाट आपको बेसिकली कौन से टॉपिक पे सुनना है या फिर कौन से टॉपिक पे आपको नॉलेज गेन करनी है. सो प्लीज पुट योर कमेंट्स ऑन माय यूट्यूब चैनल. ओके. सो आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, पार्ट वन, वॉलंटरी लिक्विडेशन अंडर आईबीसी 2016. these details are गिवन इन माय फर्स्ट स्लाइड. अगर आप लोगों को कोई कांटेक्ट करना हो मुझसे तो प्लीज़ आप लोग मुझसे रीच आउट कर सकते हैं बाय डायलिंग माय नंबर एंड ऑल्सो रीच आउट ऑन माय गिवन ईमेल आईडी एज वेल. सो आज का हम लोग स्टार्ट करते हैं वॉलंटरी लिक्विडेशन. वॉलंटरी लिक्विडेशन प्रोसेस अंडर आईबीसी. आईबीसी बेसिकली वॉलंटरी लिक्विडेशन में, वॉलंटरी आईबीसी में वॉलंटरी लिक्विडेशन का कौन सा प्रोविजन है, कौन सा गवर्निंग सेक्शन है जो कि आईबीसी के बारे में बात करता है. फर्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे ये. सो सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 of IBC 2016 code deals with the voluntary liquidation provision, which told us the definition of voluntary liquidation. So in a layman language, I'm read it out, the definition of voluntary liquidation: a corporate person who intends to liquidate itself voluntarily and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceeding under the provisions of chapter 5 of the code. Okay. The voluntary liquidation of a corporate person under section 59 subsection 1 shall meet such conditions and procedural requirement as may be specified by the board. So आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा फर्स्ट पॉइंट से और सेकंड पॉइंट से कि व्हाट इज मेंट बाय आई, मतलब आई डेफिनेशन क्या है वॉलंटरी लिक्विडेशन की. कोई भी कॉर्पोरेट पर्सन मैंने आपको पहले भी बताया था फर्स्ट पार्ट में आईबीसी में, जब आईबीसी के वीडियोस अपलोड किए थे, बट मैं फिर भी बता दे रहा हूँ. कॉर्पोरेट पर्सन से यहाँ पे बात हो रही है कंपनीज की. अ कॉर्पोरेट पर्सन हु इंटेंड्स टू लिक्विडेट इटसेल्फ, जो अपने आप को लिक्विडेट करना चाह रहे हैं वॉलंटरली and has not committed any default may initiate voluntary liquidation proceeding under the provision of chapter 5 of the code. It means कि कोई भी corporate person अगर अपने आप बिना किसी लीगल रिक्वायरमेंट के या कोई डिफॉल्ट किए हुए, मतलब ऑन इट्स ओन अपने आप अपने ऑपरेशंस को बंद करना चाहता है, अपनी कंपनी को लिक्विडेट करना चाहता है, देन दैट कॉर्पोरेट पर्सन में initiate the voluntary liquidation proceeding under the provisions of chapter 5 of the code. तो वो वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट कर सकता है बाय ऑप्टिंग द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर 5 ऑफ द कोड. अब चैप्टर 5 ऑफ द कोड क्या है वो मैं आपको किसी नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, क्योंकि चैप्टर 5 में पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ वॉलंटरी लिक्विडेशन के बारे में बात करती है. मैं आपको इसी में ही बता दूंगा कि कैसे क्या इनिशिएट कर सकते हैं. ठीक है, ये तो थी एक लीगल लैंग्वेज. और वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सन अंडर सेक्शन 59 सबसेक्शन 1 शैल मीट सच कंडीशंस एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द बोर्ड. वॉलंटरी लिक्विडेशन करने के दौरान जो कॉर्पोरेट पर्सन है उसको उन सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स को, प्रोविजंस को कंप्लाई करना है जो कि बोर्ड ने वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए बनाए हुए हैं. अब बोर्ड से यहाँ पे मतलब है आईबीबीआई का, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया. ओके. और हाँ, इस चीज में एक लाइन और है जो मैं बताता हूँ आपको कि वॉलंटरी लिक्विडेशन के लिए कोई भी डिफॉल्ट या कोई भी मतलब ऐसा ना हो कि कंपनी ने कॉर्पोरेट लोन ले रखा हो कोई बैंक से या किसी से भी लोन ले रखा हो, ऐसा कुछ नहीं हो. अगर और मतलब ले रखा हो, डिफॉल्ट ना बनाई हो, हैज नॉट कमिटेड एनी डिफॉल्ट, ये बेसिक कंडीशन है टू इनिशिएट वॉलंटरी लिक्विडेशन. कोई भी डिफॉल्ट ना किया हो कॉर्पोरेट पर्सन ने. ओके.
हाँ, ओवरव्यू ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। अब मैं आपको बताता हूँ ओवरव्यू ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। वॉलंटरी लिक्विडेशंस में सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन होती है, कंडीशंस क्या क्या कंप्लाई करनी होती हैं, ठीक है। वॉलंटरी लिक्विडेशन ऐसा तो नहीं है कि आप विदाउट कंप्लाई विदाउट फुलफिलिंग द कंडीशंस फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन आप एप्लीकेशन मूव ऑन कर दें, ऐसा नहीं है। तो आपको पहले कंडीशंस कंप्लाई करनी है, देन आपको एप्लीकेशन मूव ऑन करनी है। उस एप्लीकेशन से पहले आपको उस एप्लीकेशन के बाद में आपको कन्वीन करनी है बोर्ड मीटिंग एंड फॉर डिक्लेरेशन ऑफ बीओडी। यहाँ पे बोर्ड मीटिंग भी करनी आपको मैंडेटरी होती है। उस मीटिंग में आपको डिक्लेरेशन, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो डिक्लेरेशन देंगे। डिक्लेरेशन किसकी? डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। Declaration of solvency. What do you mean by declaration of solvency? Declaration of solvency is a declaration which stated that की company is in a position to pay off all their dues. To pay off all their dues. मतलब company solvent है, company में कोई भी स्ट्रेस नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रेस नहीं है, तो उसकी भी डिक्लेरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देंगे। उसके बाद में विदिन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन, विदिन 4 वीक्स ऑफ डिक्लेरेशन मीटिंग कन्वीन करनी पड़ेगी। मीटिंग कन्वीन मीटिंग ऑफ मेंबर्स। ओके, फिर उसमें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा फॉर द पर्पस ऑफ अप्रूवल ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन। देन आफ्टरवर्ड्स अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स। अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर्स भी लेनी पड़ेगी। अगर सपोज पर्टिकुलर कंपनी में क्रेडिटर्स हैं तो क्रेडिटर्स की भी अप्रूवल लेनी पड़ेगी। Then initiation of voluntary liquidation and appointment of liquidator. Within 7 days में जैसे ही एप्लीकेशन मूव ऑन हो जाएगी, आफ्टरवर्ड्स इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी, ऐसे ही जैसे ही एडमिट हो गई डबल ए ने, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने वॉलंटरी लिक्विडेशन की एप्लीकेशन को एडमिट कर दिया, देन एज एंड व्हेन फ्रॉम द डे इटसेल्फ, उसी दिन से ही इनिशिएशन ऑफ वॉलंटरी लिक्विडेशन हो जाएगा। और वॉलंटरी लिक्विडेशन के होने के साथ ही उसी ऑर्डर में अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर भी लिखा हो, अपॉइंटमेंट लिक्विडेटर का भी अपॉइंटमेंट हो जाएगा। अब जैसे ही अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर हो गया, वैसे ही लिक्विडेटर की ये ड्यूटी है कि वो फाइलिंग ऑफ फॉर्म MGT 14 एंड GNL2 विद ROC एंड इंटीमेशन टू IBPI जैसे ही हो जाए, तो जैसे ही अपॉइंटमेंट हो जाएगा लिक्विडेटर का, फ्रॉम द डे इटसेल्फ लिक्विडेटर को MGT 14 एंड GNL2 विद ROC फाइल करना है, एंड ऑल्सो इंटीमेटेड टू IBPI कि आई एम अपॉइंटेड एज ए लिक्विडेटर इन सच एंड सच कंपनी। ओके, आफ्टरवर्ड्स इंटीमेशन के बाद में पब्लिक अनाउंसमेंट देना है इन फॉर्म बी। फॉर्म ए में आपने पढ़ा था CRP में देना होता है, फॉर्म बी में देना होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन में। देन आफ्टरवर्ड्स इन्विटेशन ऑफ क्लेम। फिर क्लेम्स के लिए इन्विटेशन देना होता है कि आप जिसके क्लेम्स हों वो सबमिट करें विद इन ए प्रोसीजरल as per the procedures given in form B, लिक्विडेशन प्रोसेस एज पर सेक्शन 59। फिर उसके बाद में क्या होगा कि पूरा लिक्विडेशन प्रोसेस सेक्शन 59 में जैसे ही गिवन है, उस प्रोसेस को कंप्लाई करके कंपनी लिक्विडेट होगी, वॉलंटरी लिक्विडेशन होगा कंपनी का। अब कंडीशंस एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट, अब हम लोग पढ़ते हैं कंडीशंस एंड प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। The voluntary liquidation proceeding of a corporate person registered as a company shall meet the following conditions as per section 59 subsection 3 clause A of the code, namely a declaration from majority of the directors of the company verified by an affidavit stating that they have made a full inquiry into the affairs of the company and formed an opinion that either the company has no debt or that it will be able to pay off its debt in full from the proceeds of assets to be sold in the voluntary liquidation, and the company is not being liquidated to defraud any person। जैसा कि मैंने भी आपको पहले बताया था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक डिक्लेरेशन देनी होती है, उस डिक्लेरेशन को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी भी बोलते हैं, ठीक है। उस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी में एफिडेविट के थ्रू द डायरेक्टर्स हैव टू अंडरटेक these three conditions कि उन्होंने सारी ही मतलब ये जो कंपनी लिक्विडेट कर रहा है, उसका लिक्विडेट हो रही है, उसके पीछे का रीजन ऐसा नहीं है कि दे वांट टू डिफ्रॉड सम पर्सन, और कंपनी के पास में पैसा है, कंपनी के पास में कोई डेट नहीं है। अगर डेट है भी तो कंपनी इज इन अ पोजीशन टू पे ऑफ इट्स डेट। ये सारी डिक्लेरेशन में जानकारियां देनी होती हैं डायरेक्टर्स को। As per section 59 subsection 3 clause B of IBC, the declaration of BOD board of directors shall be accompanied with the following documents। अब
डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स और देने होते हैं, जो कि ये हैं: ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ द बिजनेस ऑपरेशंस of the company for the previous 2 years or the period since incorporation, whichever is later. जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपनी डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देंगे, देन उस डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी के साथ में दो चीजें और देनी होंगी। एक तो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर, अगर कंपनी मान लीजिए सपोज एक ही साल हुआ है इनकॉर्पोरेट हुआ, तो एक साल की, विच एवर इज लेटर। और रिपोर्ट ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स ऑफ द कंपनी इफ एनी प्रिपेयर्ड बाय द रजिस्टर्ड वैल्यूअर। वैल्यूअर की रिपोर्ट भी देनी होगी कि कंपनी के एसेट्स की ये वैल्यूएशन है। ये डिक्लेरेशन के साथ में ये दो और चीजें जाएंगी, मतलब एनेक्स्ड होके। Okay, as per section 53 subsection 3 clause C of the code, within 4 weeks of a declaration under section 59 3A, there shall be a special resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily and appointing an insolvency professionals to act as a liquidator. अब पहला पॉइंट ये क्या बोल रहा है 59 सबसेक्शन 3 क्लॉज ए में कि नहीं, सॉरी, एज पर सेक्शन 59 सबसेक्शन 3 क्लॉज सी ऑफ द कोड ये बोलता है कि विद इन 4 वीक्स ऑफ द डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 59, जो डिक्लेरेशन की बात मैं कर रहा था आपको पहले, जिसमें डीओएस होगा और दो ऑडिटेड फाइनेंशियल और वैल्यूअर्स की रिपोर्ट होगी, उसके साथ उसके 4 हफ्ते के अंदर अंदर एक एसआर पास कराना होगा मेंबर्स ऑफ द कंपनी इन ए जनरल मीटिंग रिक्वायरिंग द कंपनी टू बी लिक्विडेटेड वॉलंटरली, जिसमें कि ये लिखा होगा कि कंपनी इज लिक्विडेटेड वॉलंटरी, जिसमें वॉलंटरी लिक्विडेशन की अप्रूवल के लिए रेजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा फ्रॉम द मेंबर्स। एसआर रेजोल्यूशन, एसआर इज ए स्पेशल रेजोल्यूशन जिसमें कि 3/4 मतलब 3/4 मेजोरिटी फेवर में होनी चाहिए ऑफ द टोटल मेंबर, डेट इज 70 मोर देन 75%। ओके, और उसी रेजोल्यूशन में किसी पर्टिकुलर पर्सन को प्रपोज भी किया जाएगा टू एक्ट एज ए इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, टू एक्ट एज ए लिक्विडेटर, or a resolution of the members of the company in a general meeting requiring the company to be liquidated voluntarily as a result of expiry of its periods, if any, fixed by its article or occurrence of the any event in respect of which the articles provide that the company shall be dissolved as the case may be, and appointed an insolvency professional to act as a regulator, or within 4 weeks of declaration under section 59 3A रेजोल्यूशन पास करना होगा। अगर सपोज कंपनी के आर्टिकल में ही बोला कि पर्टिकुलर काम करने के बाद में कंपनी गोइंग मतलब डिसॉल्व हो जाएगी, तब भी यही एसआर पास करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि अगर आर्टिकल में लिखा है तो भी आप तब भी एसआर तब भी रेजोल्यूशन पास तब रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग। अगर आर्टिकल में ही लिखा है कि सपोज कोई जॉइंट वेंचर कर रही है कंपनी, और उस जॉइंट वेंचर में करने के बाद में ये लिखा है कि पर्टिकुलर 10 ईयर के बाद में ये प्रोजेक्ट के फिनिश अप होने के बाद में ये कंपनी लिक्विडेट हो जाएगी, मतलब तो आर्टिकल में ही लिखा था। तो जैसे ही सपोज 10 साल का था जॉइंट वेंचर करने के बाद में 10 साल के बाद में सिर्फ एक ओआर पास करना पड़ेगा कंपनी को अपने ऑपरेशंस को लिक्विडेट करने के लिए अंडर वॉलंटरी लिक्विडेशन, और उसके साथ में ही अपॉइंट भी करना पड़ेगा किसी आईपी को एज टू एक्ट एज ए लिक्विडेटर। ठीक है, तो एसआर पास करना होता है, ओआर पास करना होता है। एसआर सारे केसेस में, ओआर स्पेशल केसेस में जहां एओए में पावर होती है, और अक्रेंस ऑफ एनी इवेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच द आर्टिकल प्रोवाइड दैट द कंपनी शैल बी डिसॉल्व्ड। ओके, अब अप्रूवल ऑफ द क्रेडिटर एज पर प्रोविजो ऑफ रेगुलेशन 3 सब रेगुलेशन 1 sub clause C of IBBA voluntary liquidation regulation 2016, if corporate persons owes any debt to any person, then within 7 days of passing such resolution, special resolution, creditors representing 2/3 in value of debt of corporate person shall approve such resolution। अब सबसे पहले आपने पढ़ा था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी देनी होती है, मतलब एनेक्स विद 2 अटैचमेंट्स। एक में ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ में 2 साल के आपकी वैल्यूएशन रिपोर्ट होगी, उसके 4 हफ्ते में एसआर पास करना होगा, 4 हफ्ते में एसआर पास करना होगा, जिसमें आप मेंबर से अप्रूवल लेनी होगी फॉर वॉलंटरी लिक्विडेशन और प्रपोजिंग ऑफ आईपी एज ए वॉलंटरी लिक्विडेटर। अब थर्ड स्टेप में अप्रूवल ऑफ क्रेडिटर लेनी है। अगर क्रेडिटर है सपोज कंपनी के पास में, तो 2/3 क्रेडिटर्स की वैल्यू विद इन 7 डेज
फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ सच स्पेशल रेजोल्यूशन अप्रूवल लेनी होगी क्रेडिटर से. The corporate person shall inform IBPI and NCLT within 7 days of passing such a resolution or approval by creditor. The date of liquidation is date of passing such special resolution. So just one more thing, जिस दिन ही कॉर्पोरेट पर्सन ने जिस दिन कॉर्पोरेट पर्सन ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाया मेंबर से, ठीक है, उसी के 7 दिन के अंदर अंदर ये क्रेडिटर्स अप्रूवल भी लेनी है और 7 दिन के अंदर अंदर आपको 7 दिन के अंदर अंदर क्रेडिटर्स अप्रूवल लेनी और उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको, अगर सपोज क्रेडिटर्स है ही नहीं तो फ्रॉम 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम मेंबर्स, आपको 7 दिन के अंदर अंदर IBPI और NCLT को इन्फॉर्म करना. अगर क्रेडिटर है तो फिर क्रेडिटर्स की अप्रूवल आ जाएगी, उसके 7 दिन के अंदर अंदर आपको अप्राइज करना है, आपको इन्फॉर्म करना है IBPI और NCLT में कि कंपनी मतलब लिक्विडेशन के बारे में उनको बताना है. वन मोर थिंग, वन इंटरेस्टिंग थिंग, द डेट ऑफ लिक्विडेशन कौन सी डेट होगी, लिक्विडेशन किस दिन से स्टार्ट माना जाएगा, लिक्विडेशन माना जाएगा द डेट ऑफ लिक्विडेशन इज डेट ऑफ पासिंग सच स्पेशल रेजोल्यूशन. जिस दिन स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा वो डेट मानी जाएगी वॉलंटरी लिक्विडेशन स्टार्ट होने की डेट. ओके, सो अब अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर. अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर, regulation 5 subject to regulation 6 the corporate person shall appoint an IP as liquidator and wherever required may replace him by appointing another insolvency professional as liquidator by a resolution under section 59 3 subsection 3 clause C or regulation 3 1C, provided that such resolution shall contain the terms and conditions of appointment of the liquidator including their remuneration payable to him. ओके, अब ये बात करता है रेगुलेशन 5 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर की. तो इसमें लिखा है कि कॉर्पोरेट पर्सन शैल प्रपोज द इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल टू एक्ट एज ए लिक्विडेटर, और अगर चाहे तो उसको रिप्लेस भी किया जा सकता है और उनकी रेम्यूनरेशन भी फिक्स की जा सकती है बाद में. The IP shall within 3 days of his appointment as liquidator intimate the board about such appointment. जैसे ही the IP shall within 3 days of his appointment as liquidator intimate the board about such appointment. जैसे ही लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट के विदिन 3 days of its appointment IP को इंटीमेट करना होगा बोर्ड को कि उसका अपॉइंटमेंट हो चुका है एज ए लिक्विडेटर. ओके, अब नेक्स्ट स्लाइड बात करती है एलिजिबिलिटी फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर एंड फीस. The IP shall be eligible to be appointed as a liquidator if he and every partner or director of the IP entity of which he is a partner or director is independent of the corporate person, which means as under. Okay, कोई भी IP eligible होगा to appoint as a liquidator if अगर वो और उसके पार्टनर, जिसमें वो पार्टनर है या डायरेक्टर ऑफ द IP of which he is a partner or director is independent of the corporate person, which means as under. अगर वो उनका और उनके डायरेक्टर का जिसमें IP डायरेक्टर या पार्टनर है IP में, अगर वो लोग इंडिपेंडेंट है कॉर्पोरेट पर्सन से जिसका की लिक्विडेशन होने वाला है, तो वो इंडिपेंडेंट माने जाएंगे और वो एलिजिबल होंगे फॉर अपॉइंटमेंट एज ए लिक्विडेटर. Is eligible to be appointed as an independent director on the board of the corporate person under section 149 of the Companies Act 18 of 2013, where the corporate person is a company is not a related party. IP shall be eligible होगा अगर वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए एलिजिबल है अंडर कंपनीज एक्ट 2013, और हैज नॉट बीन एन एम्प्लॉय और प्रोप्राइटर ऑफ ए पार्टनर, अगर वो employee or proprietor of a part of has not been an employee or proprietor or a partner of a firm of auditor. मैं बता रहा हूँ आपको इन शॉर्ट में, अगर कोई भी प्रैक्टिसिंग फर्म, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड फर्म, प्रैक्टिसिंग कॉस्ट ऑडिटर्स फर्म के अगर IP जो प्रपोज्ड है अगर वो एम्प्लॉय, प्रोप्राइटर और पार्टनर नहीं है उस फर्म का जिस फर्म ने कंपनी की, कॉर्पोरेट पर्सन की ऑडिटिंग की है, कॉस्ट अकाउंटिंग की है, कंपनी सेक्रेटरीशिप फर्म है, तो वो एलिजिबल हो जाएगा. ओके,
An IP shall not be eligible to be appointed as a liquidator if he or the IP of which he is a partner or director is under a restraint order of the board. अगर order कोई restraint order है board के द्वारा, board here means IBBI, that is Insolvency and Bankruptcy Board of India, अगर उन्होंने कोई restraint order दे रखा है तो भी IP eligible नहीं है to act as a liquidator. Okay. A liquidator shall disclose the existence of any pecuniary or personal relationship with the concerned corporate person, or any of its stakeholder as soon as he become aware of it to the board and the registrar. Liquidator shall disclose, जैसे ही अगर उसे पता चला, जैसे अगर लिक्विडेटर की ड्यूटी है कि वो अपनी पेक्यूनरी और पर्सनल रिलेशनशिप विद द कंसर्न कॉर्पोरेट पर्सन डिस्क्लोज करे टू द बोर्ड और द रजिस्ट्रार, और अगर सपोज कोई उस टाइम उसे नहीं पता, तो जैसे अगर एज एंड व्हेन ही अवेयर्स अबाउट द रिलेशनशिप, तब उसे बोर्ड और रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना है एज एंड व्हेन ही केम अवेयर अबाउट इट. IP shall not continue as a liquidator of the IP of which he is a IP shall not continue as a liquidator if the IP of which he is a director or partner or any other partner or director of such IP represent any other stakeholder in the same liquidation. अगर IP या IP shall not be eligible, कंटिन्यू भी नहीं कर सकता. सपोज एलिजिबल, तो एलिजिबल सपोज अगर वो है और बाद में भी उसे हटना पड़ सकता है. shall not continue to act as a liquidator if the IP, अगर उस IP, जिस IP में वो पार्टनर है, अगर उसका कोई भी पार्टनर या डायरेक्टर किसी और स्टेक होल्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है इन द सेम लिक्विडेशन, देन ऑल्सो वो कंटिन्यू नहीं कर सकता है. Regulation 11. A liquidator may engage professionals to assist him in the discharge of his duty, obligation, and functions for a reasonable remuneration, and such remuneration shall form part of the liquidation cost. I think this line got clear. मतलब this line will be clear to all of you. Liquidator अगर चाहे तो प्रोफेशनल्स को engage कर सकता है अपने discharge of his duties और at a reasonable remuneration. I am here focusing on reasonable because the remuneration should be reasonable. Okay, and such remuneration shall form part of the liquidation cost. अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ लिक्विडेशन की. इफेक्ट क्या पड़ेगा लिक्विडेशन का? The corporate person shall from the liquidation commencement date ceases to carry on its business except as far as required for the beneficial binding up of its business. जैसे ही लिक्विडेशन स्टार्ट होगा, लिक्विडेशन स्टार्ट कब से होगा? लिक्विडेशन स्टार्ट तब माना जाएगा, लिक्विडेशन स्टार्ट माना जाएगा जब जिस दिन SR पास हो गया. ठीक है, लिक्विडेशन स्टार्ट हो गया, वैसे ही उसी दिन से कंपनी को अपनी सारी एक्टिविटीज कोई भी नई एक्टिविटीज करेगी एक्सेप्ट एज फार एज रिक्वायर्ड फॉर द बेनिफिशियल बाइंडिंग अप ऑफ इट्स बिजनेस. ओके. The corporate person shall continue to exist until it is dissolved under section 59 subsection 8. Corporate person in existence माना जाएगा तब तक जब तक डिसोल्यूशन ऑर्डर नहीं आएगा अंडर सेक्शन 59 subsection 8. Okay. The remuneration of liquidator will be part of the liquidation cost. Liquidation cost का part मानी जाएगी लिक्विडेटर की remuneration. Fourth point, the liquidator shall open a bank account in the name of a corporate person followed by the word involuntarily winding up, voluntary winding up in a scheduled bank for the receipt of all money dues to the corporate person. It is the duty of the liquidator to open a bank account in the name of a corporate person followed by the involuntary liquidation in a scheduled bank, जिसमें सारी रिसिप्ट वगैरह कंपनी की जो ड्यू होगा वो सारा इसी में ही क्रेडिट होगा. As per section 59 subsection 6 of the IBC, the provisions of the section 35 to section 53 of chapter 3 and chapter 6 shall apply to voluntary proceedings for corporate person and with such modifications as may be necessary. ये अभी हम लोग पढ़ भी चुके थे. जो लिक्विडेटर होगा वो ओपन करेगा इनवॉलंटरी लिक्विडेशन अकाउंट, जिसमें इन शेड्यूल्ड बैंक फॉर ऑल द रिसीप्ट ऑफ मनी ड्यूज टू द कॉर्पोरेट पर्सन द लिक्विडेटर शैल पे टू द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट ऑल मनी इंक्लूडिंग चेक ड्राफ्ट received by him as a liquidator of the corporate person and the realization of each day shall be deposited into the bank
without any deduction not later than the next working day. The one thing here we want to focus, I want to focus upon the same, that is कि लिक्विडेटर को जो भी रियलाइजेशन होगा वो उसकी ड्यूटी बनती है कि वो नेक्स्ट वर्किंग डे, नॉट लेटर देन नेक्स्ट वर्किंग डे, उसको बैंक में डिपॉजिट कराना पड़ेगा. अगर नहीं कराता है तो इट इज अ नॉन कंप्लाइंस. द मनी इन द क्रेडिट ऑफ द बैंक अकाउंट शैल नॉट बी यूज्ड एक्सेप्ट अकॉर्डेंस विद सेक्शन 53(1). 53(1) बात करती है मनी जो भी क्रेडिट मतलब जो भी बैंक अकाउंट में होगी वो किसी भी और पर्पस के लिए यूज नहीं की जा सकती है एक्सेप्ट अकॉर्डिंग्स विद सेक्शन 53 सबसेक्शन 1. 53 सबसेक्शन 1 बात करता है वाटरफॉल मैकेनिज्म की, जो पेमेंट का क्राइटेरिया है. मैं लास्ट में भी बता चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ कि पेमेंट का क्राइटेरिया है, पहले लिक्विडेशन कॉस्ट, सीआरपी लिक्विडेशन कॉस्ट जाएगी, फिर उसके बाद में सिक्योर्ड क्रेडिटर, वर्कमैन, पारी पासू चार्ज होता है, उसके बाद अदर ड्यूज, उसके बाद में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स. तो वो पूरा प्रायोरिटी है, तो किस किस को प्रायोरिटाइज किया गया है वो सारा एक मैकेनिज्म है. तो उसी के लिए यूज किया जा सकता है पैसा, वैसे नहीं किया जा सकता है. All payments out of the account by the liquidator above 5,000 rupees shall be made by the check drawn or online banking against the bank account. 5,000 से ऊपर के कोई भी ट्रांजेक्शन्स लिक्विडेटर ऑनलाइन, वो लिक्विडेटर हार्ड कैश में नहीं करेगा. वो सारे ही ट्रांजेक्शन 5,000 से ऊपर के उसे बैंकिंग सिस्टम से करने हैं बाय ड्रॉइंग चेक और थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग. ओके, सो ये तो थे हमारा फर्स्ट पार्ट. अब नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे की बात मैं आपको, इसके आगे के प्रोविजंस इन वॉलंटरी लिक्विडेशन में आपको बताऊंगा. आई होप कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा. यू ऑल पीपल रियली एंजॉइंग दिस वीडियो. अगर आपको कुछ भी ऐसा लगता है कि विच आई टॉट आई नीड सम इम्प्रूवमेंट or some clerical error you found in this PPT, then please let me know through comment or through message or through call itself. Okay, so guys, thank you so much for sparing your time for watching this video. और आई होप आपको मैं ऐसे ही आगे वैल्यूएबल वीडियोस यूट्यूब के थ्रू देता रहूँगा, है ना. और अगर आप कोई भी स्पेसिफिक वीडियो की डिमांड करते हैं तो प्लीज लेट मी नो. एंड वन मोर रिक्वेस्ट, एट द बिगनिंग आई ऑल्सो मेक अ रिक्वेस्ट, एंड एट द एंड मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर और कमेंट भी करें. सो दैट्स ऑल. थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम. ओके.